को बराबर मिला है, पर जिंदगी में हकीकत है यही है कि तरक्की उन्हीं को मिलती है जो उसी मिले वक्त में अपनी मंजिल के हिसाब से सही रास्ते को चुन लेते हैं। प्रोग्राम हेलो करियर के जरिए हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम आपको उस राह तक पहुंचा दें कि जिस राह पर चलकर आपको एक बेहतर मुस्तकबिल मिल सके। नाज़रीन, आपके साथ हूं मैं चंद्रानी मुखर्जी। अगर मुस्तकबिल से जुड़ा आपके पास कोई सवाल है तो आप इन टेलीफोन नंबर्स को डायल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर से 0120258811 और 012066934849 और तीसरा नंबर है 9205287347। मुस्तकबिल से जुड़े आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे करियर एक्सपर्ट डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब। आप जामिया मिलिया इस्लामिया में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं। सर, आपका तहे दिल से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। सर, किसी शायर ने कहा है कि कलम सच्चाइयां लिखकर हुआ है सुरखरू हमसे, कलम सच्चाइयां लिखकर हुआ है सुरखरू हमसे, कलम की आबरू हम हैं, कलम की आबरू हमसे। यानी इससे कलम की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर करियर के लिहाज से देखा जाए तो स्क्रिप्ट राइटिंग और कंटेंट राइटिंग के अलावा और कौन कौन से ऐसे फील्ड हो सकते हैं एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए राइटिंग में, ये आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कंटेंट राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग या स्क्रीन राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग, ये वो बेसिकली राइटिंग्स हैं जो आपके जब भी कोई थॉट्स होते हैं, जब आप उन थॉट्स को या आपकी कुछ भी इमेजिनेशंस होते हैं उनको जब आप किसी भी कागज़ पे उतारते हैं, जब आप उसकी तहरीर लिखते हैं और उस तहरीर को पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को ऐसा लगता है कि वो वहाँ पर मौजूद है जिसके बारे में लिखा जा रहा है या जिसके बारे में बताया जा रहा है, या जिस चीज़ को भी उसने क्रिएट किया है वो एक ऐसे इमेजिनेशंस को क्रिएट करता है जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि ये हकीकत है। ये बेसिकली जो है हकीकत में ये स्क्रीन राइटिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग या क्रिएटिव राइटिंग होती है। जहाँ तक बात हम करियर की करें तो आज की तारीख में जो बहुत ही अहम जॉब्स कह सकते हैं, करियर्स कह सकते हैं, इसका स्कोप कह सकते हैं, वो तमाम तर फील्ड्स में है। इसकी शुरुआत फिल्म से होती है, टीवी सीरियल्स से होती है, थिएटर से होती है। इसके अलावा स्टोरीज़ जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, लॉन्ग स्टोरीज़ होती हैं, आप जब आर्टिकल्स लिखते हैं, आप कॉलम्स लिखते हैं, आप ब्लॉग्स लिखते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जब आप लिखते हैं और वो पब्लिश होने लगती है, यानी कि लोगों तक पहुंचने लगती है, वो अखबार के ज़रिए से पहुंच सकती है, वो टीवी के ज़रिए से पहुंच सकती है, वो रेडियो के ज़रिए से पहुंच सकती है, वो आपके फिल्म्स के ज़रिए से पहुंच सकती है। ये सारे कहते हैं ना मीडिया है या चैनल्स हैं जिससे वो पहुंचती है। सर, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं ज़ैनब श्रीनगर से। हेलो जी ज़ैनब। जी मैं बात कर रही थी। हेलो जी ज़ैनब, आप अपना सवाल पूछें। ज़ैनब, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल पूछें। हमने 12th पास किया है, मतलब परसों हमारा रिजल्ट आया। जी, किन सब्जेक्ट्स के किया है? मेडिकल पीसीबी, ठीक है जी। क्या सवाल है आपका? मतलब मैंने 12th किया है, मेरे 60% से। आप सजेस्ट कीजिए कि आगे क्या। ठीक, देखिए ज़ैनब का सवाल बेसिकली ये है कि उन्होंने एक 60% से अपना 12वीं पास किए, तो अब उनके लिए क्या मुनासिब है कि वो मेडिकल लाइन में चुने। तो हम उन्हें ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि बिल्कुल आपका टारगेट MBBS होना चाहिए, आपको तैयारी करना चाहिए। जो नीट एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रही होंगी आप, हमें उम्मीद है, क्योंकि उसके फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं, उसको आप दें। इसके अलावा आपके पास एलाइड हेल्थ में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, आप उनको भी ऑप्ट कर सकती हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज़ को ऑप्ट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे आपका फिजियोथेरेपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप रिसर्च में जाना चाहती हैं तो बायो साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं। इसमें आप अपना करियर बना सकती हैं। आप लाइफ साइंसेज में भी अपना करियर बना सकती हैं और टीचिंग में जा सकती हैं। तो तमाम तरह आपके लिए ऐसे ये मौक़े हैं या ऐसे स्कोप हैं जिसको आप चुन सकती हैं। आपके पास डेंटिस्ट्री भी है, आपके पास नर्सिंग में भी आप जा सकते हैं, नर्सिंग की टीचिंग में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डिप्लोमाज या BSCs होते हैं, जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, आपकी ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, किसी को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्री भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो काफ़ी आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को भी एक ऑप्शन बना सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।
और ज़ैनब, हम उम्मीद करते हैं कि आपने इतनी राहें दिखा दी उनको कि वो ज़रूर कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता इनमें से चुनेंगी। सर, हम बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग की, तो क्रिएटिव राइटिंग किस किस फील्ड में हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है क्रिएटिव राइटिंग की? देखिए, जैसे मैं शायद पहले भी ये बात कर रहा था सवाल के जवाब देने से पहले, और जहाँ तक बात राइटिंग की है तो उसकी शुरुआत फिल्म से होती है। उसके बाद अगर आप ये देखें तो थिएटर में भी आपको राइटिंग की ज़रूरत होती है, फिल्म से आपको राइटिंग की ज़रूरत होती है। एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको कहते हैं, जिसको आप एडवर्टाइजिंग के नाम से जानते हैं, जिसको कॉपी राइटिंग जनरली इस्तेमाल होता है, जिसका अल्फाज। ये जो राइटिंग्स हैं ये वो हैं जहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्रिएटिव राइटिंग यूज़ होती है ज़्यादा, जिसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इसके बाद हमारी शुरू होती है फिर कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में बेसिकली जो अभी आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, नंबर ऑफ़ जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं कि उसके लिए लोग नहीं मिलते। अच्छा। इसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है वो होता है लैंग्वेजेस का। जी। आप किस लैंग्वेज में महारत रखते हैं लिखने की। वो इंग्लिश हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, वो कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है, कोई फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है, जिसमें भी आप अच्छा लिख सकते हैं। सब में तकरीबन काफ़ी कह सकते हैं काफ़ी स्कोप है, और हिंदुस्तान की जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें तो बहुत स्कोप है। जी सर, आपने एक बात कही कि इतना काम है कि लोग नहीं मिलते हैं, ये सुन के बड़ा ही अच्छा लगा। इसमें हम आपसे बाद में और पूछेंगे। रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं कश्मीर से। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। जी, मैंने स्ट्रीम ली है नॉन मेडिकल। PCM है आपके पास? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो हमें क्या अच्छा रहेगा आगे पढ़ने में? तो आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं? हाँ जी, इंजीनियर ही बनना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है, हम आपको बताते हैं। देखिए, इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी फील्ड होती है, और इंजीनियरिंग में बहुत तमाम तर ब्रांचेस होती हैं। आपको ये चुनना होता है आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। तो बहुत शौक़ होते हैं, बहुत सारे बच्चों के शौक़ होते हैं, वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे इंस्पायर होते हैं बिल्डिंग से, रोड से, तो वो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। और अगर आज हम देखें तो जो दौर है टेक्नोलॉजी का, जो दौर है जैसे डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं उसका, या डाटा साइंसेस का, वो कंप्यूटर साइंसेस बेसिकली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा रिजवान कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है, या कंप्यूटर साइंसेस ऐसी फील्ड है जो इस वक्त की ज़रूरत है। उसमें नंबर ऑफ़ जॉब्स भी अच्छी हैं, आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी। हम एक रास्ता भी बता दें कि JEE का एग्ज़ाम इसमें होता है, और जैसे एक एग्ज़ाम अभी हो चुका है और दूसरा उसका एक एग्ज़ाम होना बाकी है। वो मार्च में उसके फॉर्म्स भरे जाएंगे, मतलब मार्च लास्ट डेट होती है, फॉर्म्स उसके आने वाले हैं। आपको ज़रूर उसको भरें, उसकी तैयारी करें। और सर, हमारे पास बहुत दूर दूर से कॉल्स आती है। ऐसे हमारे पास करगिल से एक कॉल आई है जाकिर हुसैन साहब की। हेलो। हेलो जी जाकिर साहब जी, ये मेरे बेटे ने इलेक्ट्रिक इंजीनियर किया हुआ है। ठीक है, कब किया पास? ये इन्होंने 2 साल पहले किया है, इन्होंने हिमाचल से किया हुआ है। ठीक है जी, उनको मतलब ये जॉब मिल ही नहीं रहे हैं, कोई मतलब इलेक्ट्रिक में जॉब मिल नहीं रहे हैं। देखिए, मेरी राय ये है, गवर्नमेंट जॉब इसमें तो मिल ही नहीं रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट भी कम निकल रहे हैं। तो इसको क्या इसका कोई ये बताइए। ठीक है, हम बताते हैं। देखिए, हम आपको एक मशवरा देना चाहेंगे यहाँ पर कि जैसा कि आप गवर्नमेंट जॉब में बच्चे को भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए गेट एक बहुत ही ज़रूरी रिक्वायरमेंट होती है। आपको भी ये बात पता होगी। तो गेट का क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बच्चे से कहें कि गेट क्वालिफाई करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज में ज़रूर अप्लाई करें। बहुत सारी स्टेट सर्विसेज में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि अगर और गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू बहुत सारी जॉब्स होती हैं जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब्स मिल सकती है। तो आपको टाइम टू टाइम एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो अखबार आता है वो आपको देखते रहना चाहिए। काफ़ी आप अपने अलर्ट्स लगा सकते हैं ईमेल पर भी, तो काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन आती रहेगी कहाँ कहाँ सरकारी नौकरियाँ निकली हुई हैं, उनकी डेट्स क्या हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है वो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जो आपका जिस एग्ज़ाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन बाद में होता है। तो गेट अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो तकरीबन काफ़ी ऐसे PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जिनके यहाँ आपका टेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में जाते हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, तो इसका ख्याल रखें। जी सर, आप बोल रहे थे कि इतना काम है कि लोग नहीं मिलते हैं, कहाँ पे है वो काम? देखिए, कहाँ पर है ये तो मैं शायद एक एक करके गिनाना अगर शुरू करूँगा तो बड़ा तवील वक्त चाहिए उसके लिए। लेकिन हम देखें तो कोई भी ऐसी जितनी भी इंडस्ट्री अभी जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जितना वेब पे चीज़ें आ रही हैं, आप ये देखिए, इससे अंदाज़ा लगाएंगे आप
कि वेब पे जितना जो कुछ भी आ रहा है उसको कंटेंट चाहिए। अगर आप वेब पे कोई चीज़ लाना चाहते हैं तो आपको कंटेंट लिखना होगा उसके बारे में। मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट है और जब उस प्रोडक्ट के बारे में आप लिखते हैं या कुछ सर्विसेज हैं उनके प्रोडक्ट उन सर्विसेज के बारे में लिखते हैं तो एक कंटेंट राइटर चाहिए होता है उनके बारे में लिखने के लिए। इसी तरह से जो भी डिस्क्रिप्शन जब आप किसी और लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अरब एरिया रीजन में जहाँ पर अरबी पढ़ी जाती है, तो आपको अरबी में उसका सारा कंटेंट लिखना होगा। इसी तरह से अगर आप किसी रीजनल मिसाल के तौर पे कोई आप ऐसे हिंदुस्तान के किसी स्टेट में कोई चीज़ लॉन्च कर रहे हैं तो आपको सारा कंटेंट फिर उस पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज में लिखना होगा। तो आजकल वेब में आने की वजह से जितना भी वेब पे आपको कंटेंट डालना होता है उसके लिए कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत होती है। जी हमारे साथ सर शाकिब भट्ट जुड़ चुके हैं कश्मीर से, उनसे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बात को जारी रखेंगे। हेलो जी, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। शाकिब, आप अपने सवाल पूछें। जी मैम, हमारा क्वेश्चन ये था कि हम कश्मीर से, तो यहाँ कॉमर्स का बड़ा कम स्कोप है, तो यहाँ सभी बच्चे मेडिकल, नॉन में, तो अब मुझे ये जानना है कि कॉमर्स में कैसा फ्यूचर हमें आगे मिलेगा। आपने बीकॉम किया है या 12th किया है? नहीं सर, अभी 10th में ही हूँ मैं। अच्छा, अभी 10th में आप? अच्छा, ठीक है। जी, तो जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है उसमें, या कंपनी सेक्रेटरी, तो ऐसे बहुत अच्छे साकिब, आपको तो बहुत पेरेंट्स को कन्विंस करके बिल्कुल बहुत अच्छा है, कुछ है इसमें। बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपके पेरेंट्स को सबसे पहले मैं मुखातिब होना चाहूँगा, अगर वो हमारा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि कॉमर्स एक अपने आप में बहुत ही, एक कहते हैं ना, एक बहुत ही स्पेसिफिक और एक बहुत ही वाइड और बहुत ही अहम एक एरिया है, एक फील्ड है जिसमें काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है और काफ़ी आप उसमें आगे कामयाब हो सकते हैं। तो कॉमर्स से अगर आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं तो आप उसके बाद बीकॉम कर सकते हैं या बीबीए कर सकते हैं, और ये चाहे आप बिज़नेस स्टडीज़ में कंटिन्यू करें, चाहे आप अकाउंटिंग में कंटिन्यू करें, लाइक अकाउंटेंसी वगैरह में जाना चाहें, दोनों एरिया आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आपने खुद एक बात कही कंपनी सेक्रेटरीशिप की, वो भी एक बहुत अच्छा कह सकते हैं, एक बड़ा स्कोप है उसमें जो, लेकिन उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए आपको कोई रेगुलर डिग्री या रेगुलर क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। आप बीकॉम करने के बाद मेरी राय है कि आप बीकॉम ज़रूर कंटिन्यू करें। अपना बीकॉम कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपना जिस लाइन में भी जाना चाहते हैं, चाहे आप सीए का बनना चाहते हैं या सीएस बनना चाहते हैं, या आप एमबीए फिनेंस में जा सकते हैं, तो फिनेंस की पूरी लाइन आपके लिए खुली है। कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे और जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी स्कोप है, और जो कहते हैं ना बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ये जो सेक्टर है ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है, इन सब में कॉमर्स ग्रेजुएट्स की ज़रूरत होती है। सर, और हमारे साथ अतुल फातिमा दिल्ली से हैं, हम उनसे जानते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो जी। हाँ जी, मेरा सवाल मेरे बेटे को मुतल्लिक है। जी, सवाल पूछिए। वो उन्होंने 12th क्वालिफाई करा है सीबीएसई थ्रू जी, लेकिन वो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं। उनके पास स्क्रिप्ट एक जो पढ़े हुए हैं, उन्होंने लिखा है। हम चाहते हैं कि वो ग्रेजुएशन करे, लेकिन वो ग्रेजुएशन नहीं मानता। उसने स्क्रिप्ट किसी डायरेक्टर को, किसी आई डोंट नो किस को दिखाया है। वो कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसे ही चले जाऊंगा बॉम्बे, और वहाँ पे स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन में उसने वहाँ पे कार्ड भी बनवा लिया। लेकिन हम चाहते थे कि वो पहले ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद स्क्रिप्ट राइटिंग में चले जाए सीधे, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। 12th के बाद स्क्रिप्ट राइटिंग, क्या ये सही रहेगा? जी, बिल्कुल आपको बता। देखिए, ये जो क्रिएटिव राइटिंग में जो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इसके जो क्रिएटिव राइटिंग है वो तो पढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन हम हकीकतन ये बताएं कि ये कुछ ऐसी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। आप जब किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो आप हो सकता है बहुत अच्छा लिखते हो, लेकिन कुछ टेक्निकलिटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको सीखनी ज़रूर होती हैं, उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हम भी आपके बच्चे को ये सजेस्ट करेंगे कि उनको ग्रेजुएशन करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन आपको बहुत आगे सपोर्ट करता है आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। लेकिन अगर वो कुछ अच्छा लिखते हैं तो अपने ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग को। ये उन्हें समझाइए आप कि आप ग्रेजुएशन भी करिए, और ग्रेजुएशन कोई हर यूनिवर्सिटी में थिएटर ग्रुप्स होते हैं, पूरे थिएटर चलते हैं, वहाँ पर पूरे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल्स पे कल्चरल कॉम्पिटिशन्स रहते हैं, थिएटर के कॉम्पिटिशन्स रहते हैं। तो उनको वहाँ ही रहते हुए अपने इस शौक़ को आगे बढ़ाना चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, और उस ग्रेजुएशन के बाद फिर अपने करियर को प्रोफेशनली आगे बढ़ाएं। और सर, हमारे साथ आलिया जुड़ चुके हैं कश्मीर से, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी आलिया। सर, मेरी छोटी बहन का रिसेंटली 12th का रिजल्ट निकला, तो शी इज नाउ इंटरेस्टेड इन IMBA।
तो आप प्लीज बता सकते हैं हमें कि IMBA का स्कोप क्या है इन कश्मीर? सर आपका भी बहुत सारा इस्तकबाल है। और ब्रेक पर जाने से पहले हमें आलिया ने कॉल किया था कश्मीर से, उन्होंने जानना चाहा था उनकी बहन ने 12th किया हुआ है। आलिया की बात को पूरी तरह समझ नहीं पाए उस वक्त, उन्होंने कुछ MBA के ताल्लुक से पूछा, हमें ऐसा लगा। लेकिन 12वीं के बाद आप अगर MBA का सोच रहे हैं तो MBA तो आपको ग्रेजुएशन के बाद करना होगा। अगर मौका मिलेगा तो हम फिर दरख्वास्त करेंगे आलिया से कि दोबारा हमें फ़ोन करें तो हम शायद बात समझ के पूरी बात कर पाएँ। जी शाइस्ता सर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, शाइस्ता कश्मीर से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि मेरी बहन ने 12th किया, उसके बाद उसको नीट पे इंटरेस्ट नहीं था, लाइक MBBS करने का कोई इंटरेस्ट है नहीं, बट उसने 12th के बाद उसको समझ नहीं आया कि मैं किस कोर्स में जाऊं। उसके बाद उन्होंने 1 साल ड्रॉप किया। अभी भी वो कंफ्यूज है कि मैं किस कोर्स की तरफ जाऊं वो, लेकिन MBBS में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं तो किस तरफ इंटरेस्ट है, थोड़ा सा बताएं उस बारे में, क्या वो चाहती है करना? इंटरेस्ट क्योंकि उसको हमने ग्रेजुएशन के लिए बोला था, उन्होंने रेडियोलॉजी के लिए भी बोला है, लेकिन अभी वो बहुत कंफ्यूज है कि वो रेडियोलॉजी में जाए या फिर ग्रेजुएशन करे। यहाँ से MBBS में भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं और 1 साल ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। नहीं बिल्कुल अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई इंटरेस्ट है, जैसे रेडियोलॉजी आप कह रहे हैं, लेकिन उनका अपना इंटरेस्ट क्या है, वो किस में जाना क्या बनना चाहती हैं, क्या अच्छा लगता है, कुछ ऐसा? उन्होंने एक्चुअली एक नर्सिंग का दिया है और रेडियोलॉजी का। अब दोनों में से वो कंफ्यूज है कि वो रेडियोलॉजी में जाए या फिर नर्सिंग में जाए। नहीं रेडियोलॉजी में जाना चाहिए। अगर आपका रेडियोलॉजी हो जाता है तो रेडियोलॉजी में जाना, देखिए इसमें बहुत ही ये कहते हैं ना सब्जेक्टिव होता है, और जब भी आपको कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपका कहते हैं ना आपको अपना डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहते हैं, तब तय करना आसान होता है। वरना हर कोर्स बहुत अच्छा होता है, नर्सिंग अपने आप में बहुत अच्छा है, रेडियोलॉजी अपने आप में बहुत अच्छा है, इनका बहुत स्कोप भी है, जॉब्स भी होती हैं और इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन अगर आपका अपना इंटरेस्ट है मिसाल के तौर पे रेडियोलॉजी की तरफ तो एक अलग बात है, वरना कोर्सेज़ बहुत सारे हैं मेडिकल लाइन में, नॉन मेडिकल लाइन में, तो थोड़ा सा आप उनसे समझें कि वो करना क्या चाहती हैं अपनी लाइफ में। अगर ये बात तय होगी तो आसान होगा उन्हें चुनना कि वो किस सब्जेक्ट को चुनें। जी सर, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, जीशान फरहत कश्मीर से। हेलो जी वालेकुम जी जीशान साहब। जी मैंने नॉन मेडिकल 12th क्लियर किया हुआ है इसी साल। PCM नॉन मेडिकल PCM किया है नॉन मेडिकल में? नो 12th मैंने इसी साल किया। नहीं 12th तो क्या सब्जेक्ट्स क्या थे आपके? नॉन मेडिकल। अरे भाई सब्जेक्ट्स बताइए। नॉन मेडिकल तो मैथ था, बायो था, ठीक है, फिजिक्स था, इंग्लिश था। हाँ तो बायो तो मेडिकल हो गया ना, ठीक है बताइए। मेडिकल प्लस मैथ। हाँ यही पूछना चाह रहा था मैं, बताएं क्या पूछना चाहते हैं? जी मैं सोच रहा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जाऊं। बिल्कुल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, और अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में BSc एरोनॉटिक्स भी है, वो भी आप अगर आपका इंटरेस्ट है थोड़ा सा भी हवाई जहाज़ को अच्छा ठीक करने में या हेलीकॉप्टर्स को ठीक करने में, तो BSc एरोनॉटिक्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया ऑफ़र करता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऑफ़र करता है। आपको JEE का एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए उसके लिए अगर आपको इंजीनियरिंग में जाने का शौक़ है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी डिज़ाइनिंग मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल पार्ट की आपको करनी होती है। तो इस तरह का अगर आप मैकेनिकल करना चाहते हैं या कंप्यूटर्स करना चाहते हैं या एरोनॉटिक्स करना चाहते हैं या ऑटोमोबाइल करना चाहते हैं या प्रोडक्शन, ये सब मिलती जुलती फील्ड्स हैं, इसमें से कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको JEE का एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में JEE के थ्रू ही एडमिशन होता है। सर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मोहम्मद सादिक मेरठ से। हेलो जी सादिक साहब सवाल पूछें। सादिक साहब क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? शायद हमारी आवाज़ सादिक साहब तक नहीं पहुंच पा रही। जी सर, और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है उज़मा कश्मीर से, उनको ले लेते हैं। हेलो जी उज़मा सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारे घर में छोटी बहन वो 8th क्लास में पढ़ती है और मामा हाउस वाइफ है, उन लोगों को हर रोज सर दर्द होता है। जी सर दर्द होता है? हाँ। आपका सवाल क्या है? यही कि उनको क्यों होता है हर रोज सर दर्द, इसकी वजह से हमने आपको फोन किया। अच्छा नहीं, आप हमारे किसी दूसरे जिस शो में इसका शो में फोन कर रखिए उज़मा। ये हमारा जो शो है, या अगर आपके करियर से मुतालिक कोई सवाल है जिसमें आप मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा रास्ता अख्तियार करना चाहिए, तो आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। और सर हम आपसे एक और सवाल जानना चाहेंगे कि बहुत सी नेशनल और मल्टी नेशनल कंपनीज़ आजकल कॉलेज के साथ कोलैबोरेट करके
कोर्सेज करवाती हैं जिनमें वो कोर्स के साथ अपना नाम भी जोड़ देती हैं, जैसे वो ठीक है, जैसे कंपनी आईटी और ये, लेकिन उसके बाद वो इंटर्नशिप भी करवाती हैं वो ऐसे कर। लेकिन इनमें जॉब का कितना स्कोप है ऐसे कोर्सेज? देखिए बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें कुछ कंपनीज का एक तरह से जॉइंट वेंचर हो जाता है। तो अगर कुछ अच्छी जो इस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं और उनके साथ कोई ऐसा कोर्स है जिसमें आपको डिग्री भी मिलती है तो कोई हर्ज नहीं है करने में, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी इंटर्नशिप करने की उन कंपनीज के साथ। तो आपका एक एक्सपोजर होता है ख़ास तौर से, जिसको कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपके साथ में होती है। जॉब प्रोस्पेक्ट्स ज़रूरी नहीं है उस कंपनी में हो, लेकिन और कंपनीज में आपके प्रोस्पेक्ट्स बढ़ जाते हैं। तो कोई हर्ज नहीं है, अगर कोई रीजनेबल फीस में अगर कहीं आपको करने को मिलता है तो आपको करना चाहिए। अगर हमने किसी एक कंपनी के नाम से वो कोर्स किया, दूसरी कंपनी में वो सही रहेगा उसका जाना? देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के सपोर्ट से चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बायसनेस उसमें ज़रूर आती है कि भाई आप उनके जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते कि आप एक ऐसे इंस्टीट्यूट से आएँ जो उनके किसी दूसरे, लेकिन उसके मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों होते हैं। तो आपकी स्किल्स और आपकी सलाहियत पे बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जी सर बिल्कुल। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, गुलजार अहमद कश्मीर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी गुलजार साहब। गुलजार साहब आपसे हमारी दरखास्त है कि आप रेडियो मेरा नाम है गुलजार, मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी जी बताएं। जी आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें अपने। जी सवाल पूछें। जी सर, मैं HMT में काम कर रहा था, वॉइस फैक्ट्री 3rd श्रीनगर में। सवाल है मेरा ये, तो वो बंद हो गई है, तो अब हमारे पास यहाँ पर कोई काम मैं हैंडीक्राफ्ट के साथ करता था, यहाँ पर अब कुछ अपना बिजनेस वो भी ठप हो गया है। मेरे लिए क्या सजेशन है आपकी है? नहीं आपका क्या एरिया था उसमें? आप क्या कुछ टेक्निकल काम करना जानते हैं? किस तरह का आपका काम था? मैं अब थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस जिससे मेरा घर चले। अच्छा ठीक। देखिए कुछ हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा काम। गुलजार साहब देखिए, जहाँ तक कोई भी ट्रेडिंग आपको हेल्प कर सकती है, क्योंकि ये आपको खुद जज करना होगा। आजकल बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी हैं जो जिसमें ट्रेड में आपको वो कह सकते हैं आपको एक बिज़नेस करने में हेल्प हो सकती है। तो आपको थोड़ा देखना होगा। देखिए वो लोकल सराउंडिंग्स, लोकल जो हालात होते हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आप वहीं रहते हुए कुछ करना चाहते हैं तो आपको वो लोकल सराउंडिंग्स के हिसाब से किसी न किसी चीज़ को सेलेक्ट करना होगा। जी जी। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, नदीम खान कश्मीर से। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम साहब। जी मैंने किया हुआ है। क्या किया हुआ है आपने? दोबारा ज़रा बताएं। आप अपना सवाल दोहरा दें नदीम। जी मैम जी किया हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी मैम, तो यही जानना चाहता था कि आगे क्या करना चाहिए मैम, इसके बाद क्या बेस्ट रहेगा? नहीं देखिए, GNIT आपने GNIT किया हुआ है, इसके बाद आपका कोई देखिए इसमें मैं बताऊं आपको होता क्या है कि ये एक नॉन डिग्री, बेसिकली नॉन यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज डिग्री होती है GNIT की। कुछ ये एक तरह का डिप्लोमा है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इसको लेती भी हैं और ज़्यादातर उसमें नहीं भी लेती। तो आपको कोई ऐसी डिग्री करनी होगी जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, तो वो आपको हेल्प करती है। वरना आपकी स्किल सेट अगर है तो आपको कहीं भी जॉब मिल सकती है। उसके लिए आपको IT कंपनीज़ में देखना होगा। लेकिन हमारा मशवरा फिर भी ये है कि अगर आप BCA कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। सर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, मोहम्मद यूनुस कश्मीर से। हेलो। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप अपना सवाल पूछें। मैं यूनिस बात कर रहा हूँ कश्मीर से मैम। जी जी मैंने ना जो BTech कंप्लीट किया है कंप्यूटर साइंस में। जी। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं M.Tech करूँ या MBA करूँ। ठीक है, देखिए हम आपको ये कहेंगे आपको MS करना चाहिए। कंप्यूटर साइंसेज में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे। MBA आप शायद उससे कुछ बाद में कर सकते हैं। MS करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा उसमें इसलिए होगा क्योंकि जो कंपनीज़ अभी जो जिस तरह की प्रोफाइल्स देखती हैं उसमें आपका MS से फ़ायदा हो सकता है। और आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना चाहिए। बहुत अहम है कि आप किसी इंस्टीट्यूट से अपना मास्टर्स कंप्लीट करते हैं, वो चाहे MBA हो या MS हो। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। अगर आप किसी
बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट के ताल्लुक से जाना चाहते हैं किसी जॉब में, तो वो बिल्कुल डिफरेंट तरह की लाइन होती है। लेकिन हमेशा आपको आईटी में आपका आईटी स्किल्स भी बहुत अहम होती हैं। आपको आईटी स्किल्स कितनी आती हैं, आप कुछ दिन काम करें पहले बीटेक के बाद, आपने बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है या आईटी किया है, तो आपको कुछ दिन काम करना चाहिए। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मुझे एमएस क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, या एमबीए क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। तो शायद ज़्यादा आपको आसानी होगी ये चुनने में। तो हमारा मशवरा ये है कि पहले आप 1 या 2 साल काम करें, उसके बाद ये तय करें कि आपकी जो मास्टर्स है वो आपको क्या करना चाहिए। नाज़रीन, वक्त हमें और आगे जाने की इजाज़त नहीं देता। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए और बेशकीमती एडवाइस के लिए। और नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।